बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत है? थर्ड लेक्चर of the subject probability and statistics, properties of arithmetic mean. Today we are going to study the properties of arithmetic mean. The first property, number one, mean of constant is constant itself. अगर कोई वेरिएबल कोई वैल्यू चेंज ना कर रहा हो, एक जैसे अगर वैल्यूज आ रही हो, लाइक एक एक्स हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन उसकी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 3 सो इसका मीन भी आपके पास 3 बनेगा। अगर मैं मीन इसका कैलकुलेट करूं सो अरिथमेटिक मीन इक्वल होता है ये देखें, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 3 है आपके पास, तो 8 इंटू 3 इसका सम आ जाता है ना, 8 इंटू 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 8, सो आंसर क्या बना? अरिथमेटिक मीन अगेन वो ही कांस्टेंट आपके सामने आ गया। सो अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। फर्ज कर लें कोई भी आपके पास एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसमें डिफरेंट वैल्यूज आ जाती है ना, लाइक ए, फिर मैं ए ले लेता हूँ, तो ए इस तरह से सपोज ये मैं ए वैल्यू लेता हूँ और सो ऑन करते करते ये मैं अप टू एन तक चला जाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फर्ज करते हैं ये एन ऑब्जर्वेशंस हैं, एन वैल्यूज हैं, लेट्स से, तो ये एन वैल्यूज हैं, ठीक है, एन वैल्यूज। सो जब मैं इसका सम निकालता हूँ, सम आता है आपका एन ए, ठीक है, एन ए इसका सम बन जाता है, और मीन का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो यूं आपके सामने एन से कैंसिल हो जाता है और ये ए के इक्वल आ जाता है। सो मीन ऑफ कांस्टेंट इटसेल्फ। फर्दर यही इसी को दोबारा देखें, एक और एग्जांपल, ये 7 टाइम 5 है, तो 7 5s आर 35, टोटल वैल्यू 7 है, तो अगेन 7 इज आंसर। अगर इसी तरह कोई वेरिएबल लेता हूँ, उसकी वैल्यू 10 5 टाइम है, तो 5 टाइम 50 बाई 5 इक्वल्स टू 10। सो मीन अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। क्लियर? वही फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी of arithmetic mean, second property of arithmetic mean, sum of deviation of axis about arithmetic mean is always 0। इसको न्यूमेरिकली पहले समझे। आप एक वेरिएबल ले लेते हैं x, ये x एक वेरिएबल लिया, उसके डिफरेंट वैल्यूज हैं और ये टोटल ऑब्जर्वेशंस 15 है। सम करते हैं तो सम आपके सामने आ गया 2460, 2460, ठीक है, ये सम आ जाता है। मीन का ये फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपके सामने 15 ऑब्जर्वेशंस है। जब इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 164।
अच्छा, ये इसकी प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की कि अगर आप तमाम हर ऑब्जर्वेशन में से इसका मीन आप माइनस कर दें, तो ये लिखा हुआ ना हेडिंग में, मीन अगर माइनस कर दिया जाए उसको डेविएशन बोलते हैं। तो और उसके बाद तमाम ऐसे ही तमाम ऑब्जर्वेशन में से अगर मीन माइनस कर दिया जाए, तो जैसे यहाँ वन आंसर आ रहा है, तो ओवरऑल जो सम आएगा वो 0 आएगा, हमेशा ऐसा होगा। तो ये लिखा है सम ऑफ डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन, जिसके आपने जो माइनस कर रहे होते हैं उसको लिखते ऐसे हैं कि डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डी यूं करके लिख लें डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन और इज ऑलवेज 0। मीन के अबाउट अगर डेविएशन है तो वो 0 होती है, राइट। तो ये वो मैथमेटिकली इस तरह लिखा हुआ है, ए समेशन I is from 1 to n xi minus x bar, this always equals to 0। और एक और एग्जांपल इसी तरह से सेट की गई है, एक वेरिएबल लिया गया, उसका मीन कैलकुलेट किया गया, ठीक है, और टोटल ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लें, ये 12 हैं, तो 190, ये वही बात कि मीन ऐसे फाइंड हुआ है आपका 192 divided by 12 divided by 12, आंसर है 16। 16 को आप माइनस कर देंगे, ठीक है, यह आपको समझाने के लिए मैंने हर वैल्यू में से माइनस शो कर दिया है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। तो यूं आपने डेविएशन ली अबाउट 0 अबाउट मीन, डेविएशन कहते हैं अबाउट मीन, अगर मीन के अबाउट डेविएशन हो तो उसको ना स्मॉल डी के साथ लिख लेते हैं, ऐसे ऐसे डी, स्मॉल डी, और कैपिटल डी जो है आमतौर पर इस तरह अदर देन मीन डेविएशन लेते हैं, तो हम इस तरह से शो कर लेते हैं x माइनस ए, अगर अदर देन मीन हो तो वो डेविएशन इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी आप स्मॉल कर लें, ये स्मॉल डी से लिखा जाता है। तो इसका मीन आपने देखा कि वो 0 होता है, ठीक है, 0 आ जाता है, ये थी। हाँ, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 3 तरह का डाटा होता है ना, एक इंडिविजुअल, एक आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, एक ग्रुप डाटा। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है तो आप मीन देखें कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको समझ है कि आप एक कॉलम बनाते हैं fx का, तो सिग्मा fx फॉर्मूला ये होता है ना मीन का, सिग्मा fx, ये देखिए ऐसे, सिग्मा fx डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, सिग्मा f यू, तो ये इसके इक्वल आ जाता है। आपके पास जो वैल्यूज हैं वो 781 डिवाइडेड बाई सम सिग्मा एफ है बेटा 63, तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लें कि ये आपके पास आ जाता है, राउंड ऑफ अगर 2 डेसिमल प्लेस तक करें तो 12.40। अब आप 12.40 माइनस करेंगे हर ऑब्जर्वेशन में से, मैं पहले शो कर देता हूँ, यानी 4 में से जब आपने माइनस किया है ये 12.12 यानी 12.4 माइनस किया तो आपके पास आंसर ये बन जाता है, ठीक है। और इसी तरह आपने 6 में से जब आप माइनस कर लेते हैं तो -6.4, सो ये आपने अभी ओवरऑल सम नहीं निकालना, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बल्कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा होता है तो आपने ये जो डेविएशन आई है x माइनस एक्स बार, इसको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ,
क्योंकि ये जो बज़ाहिर हमें 4 एक ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है, एक नहीं है, ये 5 टाइम है। ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये 5 टाइम है। इस तरह 19 अगर यहाँ एक दफ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है, ये आपके पास 5 टाइम्स है, इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह 15 कितने टाइम हुई? 10 टाइम। सो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं इसको डी कह देता हूँ, स्मॉल डी, तो ये आप अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको एफ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? और फिर आप ओवरऑल सम निकालेंगे तो 0 होता है। इसका मतलब इस केस में हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। जब भी फ्रीक्वेंसी डाटा में आ जाए तो सम ऑफ डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन इज 0, उसको हम ऐसे एक्सप्रेशन के हिसाब से यूं लिखते हो, ठीक है? ये 0 होता है, हम ऐसे कहेंगे दिस इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, अगर ग्रुप डाटा भी है, अगर आपके पास ग्रुप फॉर्म में डाटा आ जाता है और साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, फिर आप क्या करते हो, इसमें एक स्टेप इजाफी करना होता है कि आप एक्स वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे फाइंड होती है? इन दोनों का सेंटर ले लेते हैं, इन दोनों को सम करके 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, वो बन गया 30। सो इस तरह से आपने एक्स फाइंड कर लिया। और वही प्रोसीजर आप मीन फाइंड करने के लिए एफ एक्स ले लेते हैं, ये मीन आ जाता है, आप वर्किंग कर लीजिएगा। और फिर आप डेविएशन ले लेते हैं, ठीक है? ये और एक स्टेप इजाफी होता है फ्रीक्वेंसी में कि आप एफ से भी मल्टीप्लाई करना है। जब एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ से मुराद है ये वाला 10, ये फर्स्ट वैल्यू में अगर एफ देखी जाए तो 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करना है आपको इसके साथ ऐसे, ठीक है? सो यूं आंसर आ जाता है आपके सामने ये। तो फिर आप इसी तरह तमाम ऑब्जर्वेशंस को इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करते जाएं, एफ एक्स माइनस एक्स बार, तो ओवरऑल सम निकालेंगे तो वो आपके सामने 0 आ जाता है। सो ये प्रूव हो जाता है कि ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है अरिथमेटिक मीन की, कि डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। इसी को मैथमेटिकली प्रूव कर दिया गया है। पहले मैंने आपको न्यूमेरिकली दिखाया, अगर मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहूँ तो ये देखें, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ये आई। अब आप समेशन अप्लाई कर दें, समेशन आप एक्स के साथ अलग अप्लाई हो जाएगा और माइनस एक्स बार के साथ अलग अप्लाई हो जाता है। आई लिखा हुआ है, आई इज फ्रॉम 1 to n। तो ये समेशन है सच रहेगा, लेकिन ये कांस्टेंट होता है, एक्स बार एक कांस्टेंट है। एक्स बार अगर आप n टाइम प्लस करें, ठीक है, अगर आप एक्स बार को n टाइम प्लस करें तो n एक्स बार आ जाता है इसका आंसर। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ये एक्स बार एज अ कांस्टेंट डील होगा, क्योंकि इसके साथ आई नहीं लिखा होता ना। तो ये ओवरऑल आपके पास n टाइम है, जैसे ए हमने लिखा था ना, तो उसी तरह से तो ये आपके सामने n टाइम है, n टाइम है। तो कितनी वैल्यूज हुई? n। अगर ये n है तो हम इसको जब सम करते हो तो n a के इक्वल आ जाता है, राइट? ये n a सॉरी n एक्स बार के इक्वल आ जाएगा। अगर इसको मैं सम करना चाहूँ तो वो बनेगा n एक्स बार, n एक्स बार, राइट? और x बार क्या होता है फॉर्मूला? वो ये होता है फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दें, यानी सिग्मा x बाई n। ये x बार को फॉर्मूले में रिप्लेस कर दिया और यहाँ से n से n कैंसिल हो जाता है। जब n से n कैंसिल होता है तो वो आपके पास रिमेनिंग जो है वो सिग्मा i वेज फ्रॉम 1 to n xi, और ये दोनों
आपस में कैंसिल होकर आंसर 0 दे देते हैं। सो इस तरह से ये राइट हैंड साइड हमारे आ गई 0। सो साबित हुआ कि डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन 0 होती है। इसको हमने मैथमेटिकली भी इसको देख लिया। सेम ऐसे ही है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम फिर एक्सप्रेशन इस तरह बना लेते हैं, ये इक्वल्स टू 0 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0। इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड लें और यहाँ आप f पहले मल्टीप्लाई कर लें ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप समेशन अप्लाई कर दें। ये एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये एक्स बार एफ आई, और क्योंकि एक्स बार एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लें समेशन से, क्योंकि इसके साथ आई नहीं अटैच, इसको हम सिग्मा से बाहर ला सकते हैं। और एक्स बार का यहाँ फ्रीक्वेंसी फॉर्म में ये फार्मूला होता है, आपको याद हो ये जब आपके पास फ्रीक्वेंसी फॉर्म होती है तो फिर एक्स बार सिग्मा क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है ना, ये होता है ना सिग्मा एफ एक्स और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये होता है फार्मूला। तो अगर साथ आप लगा दें आई वेज फ्रॉम 1 टू n तो वो भी साथ ठीक है। सो ये आपने एक्स बार का फार्मूला यहाँ लिख दिया, और इसका फायदा ये हुआ कि सिग्मा एफ से कैंसिल हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग है वो एज सच सेम टर्म आ जाती है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है ना ये, और दोनों कैंसिल हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो ये 0 के इक्वल आ गया। सो विच इज राइट हैंड साइड। हेंस अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कोई डाटा आता है तो उसका एक्सप्रेशन ये लिखा जाएगा, sum of deviation about arithmetic mean is always 0। थर्ड प्रॉपर्टी में देखें कि the sum of scared deviation about arithmetic mean is always minimum। मतलब ये है कि अगर आप डेविएशन लेते हैं यानी x माइनस एक्स बार लेते हैं, मीन एक्स बार होता है ना, एक्स बार ये तो 0 आता है, ये तो हमें समझ है, पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा हमने कि ये 0 आता है। लेकिन अगर इनका स्केयर कर लिया जाए, स्केयर्ड यानी इसको कहते हैं स्केयर डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन, यानी इसका अगर हम ये जो -11 आया है, इसकी वैल्यू -11 है, इसका अगर हम स्केयर कर लें, ठीक है ना, यूं ये मुराद है कि ये स्केयर कर ली जाए तो 121 आ गई, तो 2 का स्केयर 4 आ गया, ठीक है। सो ये जो ओवरऑल सम आया है इसको हम कहते हैं स्केयर्ड डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन। ये यहाँ तक स्केयर्ड डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन, ये वाली बात, ये है स्केयर्ड डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन, और साथ सम भी है क्योंकि हाँ हम कहेंगे सम ऑफ स्केयर्ड डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन, तो वो ये वाला सम है, याद रखें। इसको मैं अगर इस तरह से शो कर दूं तो ये है हमारा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, sum of scared deviation about arithmetic mean is minimum। इसका मतलब होता है कि ये मिनिमम है आंसर, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता डेविएशन, स्केयर्ड डेविएशन इससे कम नहीं हो सकती। यानी मीन आपका 164 था और नहीं सॉरी मीन आपका हाँ जी 164 है, तो ये ऐसे फाइंड हुआ है ना, 153 माइनस 164, तो वो -11 बना था, उसका स्केयर किया गया, तो ये जो वैल्यू है ये मिनिमम है। मिनिमम किससे, कि अगर आप मीन से हटकर कोई भी वैल्यू लिख लें, मतलब मैं ए कह देता हूँ, फर्ज करें
मैं कहता हूँ 150। चलें इससे कम कर लेते हैं। 150 से अगर मैं डेविएशन लेकर स्केयर करूं, यानी हर एक्स में से 150 माइनस करूं, तो ये देखें 153 माइनस 150 9 9 आ गया, तो 9 सॉरी 3 बन गया। 3 का स्केयर 9 होता है। तो ऐसे ये सारे स्केयर हमने ले लिए, और लेकिन यहाँ हमने मीन नहीं लिया, अदर देन मीन लिया 150। उसका जब सम किया तो ये बड़ा आएगा इससे, इस वैल्यू से बड़ा आएगा। ठीक है, ये हमेशा ऐसा होगा कि ये मिनिमम होगा। सम करके देखें, ये मिनिमम आ रहा है। ऐसे अगर मैं 164 की बजाय मैं लिख देता हूँ 165, तो भी ये सम देखें कि इससे बड़ा ही आता है। ये 5604 है, ये 5619 है। और अगर मैं फर्ज कर लें ए ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ बाई चांस ले लेता हूँ 164 ऐसे 164 ले लेता हूँ, तो फिर क्या सम आना चाहिए स्केयर डिवीजन का? फिर वो देखें, वो यही है, जीरो आएगा, देन जीरो। ठीक है ना, फिर वो जीरो बन जाएगा ऐसे। और आपने इससे बड़ी वैल्यू चेक करके देख लें, 170 170 से स्केयर डिवीजन ले लें, वो भी आप गौर करें तो उसका आंसर उससे ज्यादा है। सो ये साबित हुआ कि सम ऑफ स्केयर्ड डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। और इसको आप एक्सप्रेशन के हिसाब से कैसे लिखोगे? वैसे लिखोगे कि ये स्केयर डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन है, इसको मैंने यूं लिखा, और ये मिनिमम है यानी ऐसे, और इसमें हम ऐसे कर लेते हैं कि x माइनस ए उसका स्केयर डेविएशन यूं। देखिए ये इक्वल कब होता है? जब ये दोनों एक जैसे आ जाएं। देखो अगर x बार आपने बाई चांस अपने x बार और इन दोनों को सेम कर दिया, तो फिर यहाँ इक्वल साइन आ जाना। अदरवाइज अगर ये ना हुआ ऐसा, तो ये लेस होगा। जी, इसी को फ्रीक्वेंसी फॉर्म में भी दिखा दिया गया है कि सम ऑफ स्केयर डेविएशन अबाउट मीन। अब आपके पास मीन है 89.50, और ये f से मल्टीप्लाई होकर ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, ऐसे f से मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी आप पहले मीन फाइंड कर लें। वो कैसे होता है? fx डिवाइड बाई सिग्मा f, ये मीन आ गया, और इस मीन को डेविएशन ले लें, ये डेविएशन आ जाती है। इसका स्क्वायर और साथ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, साथ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके सामने अगर यहाँ आप चेक कर लें, ये डाउट पड़ रहा है कि शायद स्केयर्ड ही लिखा गया है, आप f से मल्टीप्लाई करेंगे साथ, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें। यानी अगर ये गलत है यहाँ, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। यानी आपने एक्सप्रेशन ये बनाना है, x माइनस मीन, यानी आपको एक्सप्रेशन बेटा इस तरह से बनाना है, एफ भी मल्टीप्लाई करना है, तो x माइनस एक्स बार और उसका स्केयर, एक्स बार का स्केयर। ठीक है, यूं बनाना है, तो वो चेक कर लें कि क्या सम आता है। अगर यही है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको करेक्ट कर लें। और बाकी आप इसके अलावा ए ले लें, फर्ज करें 80 लिया है तो उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा मिलेगा आपको। 90 ले लें ए, तो उसके साथ स्केयर डेविएशन लें तो वो भी ज़्यादा मिलेगी आपको। इसी तरह 100 अगर ले लिया तो वो भी ज़्यादा। आप कोई भी वैल्यू ले लें यानी ए की, अदर देन मीन,
तो वो आपके पास ज्यादा बनेगा। तो इसे कहते हैं सम ऑफ स्केयर डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव किया गया है। यही जो एक्सप्रेशन हम पहले इंडिविजुअल आइटम डाटा में कह रहे थे कि सम ऑफ स्केयर डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। अब ये एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए यूं करें कि आप इसको कंसीडर करें, ये एक टर्म ले लें, इस टर्म पर गौर करें। इस टर्म को मैंने ऐसे लिखा कि इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया एक्स बार, एक बार माइनस कर लिया, एक बार जमा कर लिया। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, एक बार माइनस कर लिया, एक बार प्लस कर लिया, और ये आपके पास दो फैक्टर बन गए, एक एक्स आई माइनस एक्स बार, एक एक्स बार माइनस ए। जी, इसका आप स्केयर ओपन कर लें, ए, इसको ये समझ लें ए प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर से होता है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब आप समेशन अप्लाई कर दें। समेशन में आपने ख्याल रखना है जहाँ कांस्टेंट है तो वो n मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ कांस्टेंट वो कॉमन आ जाता है अगर वेरिएबल के साथ हो तो। और ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इतना, ये याद है आपको? ये किसके इक्वल है? शाबाश, ये जीरो के इक्वल है। ठीक है, ये जीरो के इक्वल है, ये बता भी दिया यहाँ, सिंस दिस फैक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ जीरो अप्लाई करते हैं तो ये सारा फैक्टर जीरो हो जाता है। सो आपके पास एक्सप्रेशन इतना बन गया। अब सोचें कि अगर मैं लिखता हूँ 8 इज इक्वल टू, फर्ज कर लें 8 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 5 प्लस 3 प्लस कोई अगर पॉजिटिव टर्म को अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या मैं इससे लिख नहीं सकता ऐसे कि 5 इज लेस देन 8? ठीक है ना, ऐसे। या मैं अगर लिखता हूँ 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 0, 8 प्लस 0, तो ये क्या होता है 8 इज इक्वल टू 8, ऐसे आ जाता है, ये होता है ना। तो यही यही चीज समझे, जरा गौर कीजिएगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, स्केयर्ड है ना, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं। स्केयर्ड वैल्यू जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई होती हैं तो ये नंबर पॉजिटिव है, ये बता दिया गया है कि ये पॉजिटिव है। और अगर ये दो पॉजिटिव नंबर हैं, एक नंबर ये है, इसमें एक ऐड हो रहा है नंबर दिस वन, सो इससे एक्सप्रेशन क्या बन गया कि ये जो लेफ्ट साइड पर नंबर है ये या इक्वल है या ग्रेटर है। इक्वल किस सूरत में होगा? जब ये सारा फैक्टर जीरो होगा तो। ठीक है, इक्वल इस सूरत में कि अगर ये फैक्टर सारा इक्वल टू जीरो हुआ, ठीक है, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर अगर आपके पास जीरो होता है, जीरो कब होता है? जब एक्स बार और ए एक जैसे हो जाएंगे। जब आपके पास एक्स बार और ए इक्वल आ जाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा फैक्टर, तो तब आप इक्वल लिखेंगे। तो लिहाजा ये ग्रेटर है राइट साइड, इसी को आप दूसरी तरह लिख लें कि एक्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी उल्टा दें आप, एक्स माइनस एक्स बार को लेफ्ट साइड पर ले लें और इसको राइट साइड पर ले लें। क्लियर? और ये साथ क्लियर कर दिया कि अगर आपके पास एक्स बार ए के इक्वल है तो फिर इक्वल एक्सप्रेशन आता है। अगर आपके पास एक्स बार और ए इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो ये फिर लेस आ जाता है। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन में दोनों साइन यूज कर लिए गए, आइदर। इसी प्रॉपर्टी को एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखा गया है, साथ साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही है, ये देखिए वही सारी चीज, साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही है,
इस एक्सप्रेशन के साथ भी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो गई, इसके साथ भी हमने समेशन अप्लाई कर दिया, जो जो कांस्टेंट है वो हमने सिग्मा से बाहर ले लिया, और ये वाला एक्सप्रेशन फिर 0 है। ठीक है, पिछली प्रॉपर्टी में हमने देखा कि ये 0 के इक्वल था, इसको आप 0 कर दें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बच जाता है। फिर वही बात कि ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं और ये स्केयर्ड वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो यूं अगर ये पॉजिटिव है तो फिर वही हिसाब कि राइट साइड बड़ी है लेफ्ट साइड से, और अगर ये x बार इक्वल आ जाता है तो इक्वल लिख लेना है, अगर x बार इक्वल नहीं है तो फिर ये इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाता है इनइक्वालिटी। तो होप सो कि आपको ये समझ आ रही है। एक और प्रॉपर्टी है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की, फोर्थ प्रॉपर्टी, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड का मतलब होता है कि अगर आपके पास फर्ज करें एक डाटा बहुत बड़ा है और उसको स्प्लिट कर लेते हैं, आपने 2 जगह स्प्लिट कर लिया, लेट्स से मैं 2 बच्चों की ड्यूटी लगा देता हूँ कि बेटा आपने इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे बतानी है और इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो वो सिंपली इस तरह से करेगा कि इसका मीन अलग से निकाल लेता है और इसके ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही जो सेकंड है जो डाटा स्प्लिट किया उसका भी अगर मीन हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दे तो फिर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उससे हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, वो ये है, इसे कहते हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। वो ये है कि इसको सी के साथ लिख लेते हैं, ये मीन क्या है, इसको सी फॉर कंबाइंड ऐसे सी लिख लिया, और इक्वल्स टू 2 हैं तो आपने ऐसे n1 और x1 बार ऐसे प्लस सेकेंड टर्म जो सेकेंड ग्रुप है उसके भी ये 2 n2 और x2 बार। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये देखते हैं इस फॉर्मूले से हमने कंबाइंड मीन फाइंड कर लेना है। कंबाइंड का मतलब है कि जो अगर हम एक ही वेरिएबल कंसीडर करके इसको मीन फाइंड कर रहे होते तो फिर ये मीन क्या निकलता, तो वो ये होता 13.31। ठीक है, ये आंसर आ गया। और देखिए अगर आप अलग से इसी को कंबाइन कर लें एक वेरिएबल तो फिर भी आप जब मीन फाइंड करते हो तो वो इस तरह से फाइंड हो जाना है, तो 13.31। नहीं, जब आप यहाँ ये बताया गया है कि अगर आपको डाटा स्प्लिट करके भी दे दिया जाए यूं, अगर डाटा आपको स्प्लिट फॉर्म में भी दे दिया जाए तो फिर आपने मीन अगर ओवरऑल फाइंड करना है, कंबाइन करके फाइंड करना है, तो वो उसका ये तरीकाकार है, इस तरह से फाइंड किया जाता है। ये 2 ग्रुप्स हैं, हम इसको कितने ही ग्रुप बना सकते हैं, और ये यहाँ जो फॉर्मूला दिखा दिया गया है वो के ग्रुप का फॉर्मूला दिखाया है, के ग्रुप एक्स बार सी n1 x1 बार n2 x2 बार so on nk xk बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk। इस एग्जांपल में इसी पूरे डाटा को फिर स्प्लिट कर दिया गया है। अब आपके पास 3 ग्रुप्स हैं और 3 ग्रुप्स में आपने डाटा स्प्लिट किया, पहले ग्रुप से आपने इंफॉर्मेशन ले ली, आपने दूसरे ग्रुप से इंफॉर्मेशन ले ली मीन और इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तीसरे से ले ली और फिर आपने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, और फॉर्मूले में अप्लाई करें तो ये आपके पास 16.48, और अगर आप कंबाइन ना भी करते ठीक है तो 16.48 आंसर आ जाता है। यहाँ देखें और किया जाए ना तो ये
ये बेसिकली आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये 21 है, ये 21 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना ऐसे। और पहली पर गौर करें ना, ये वाला, तो ये n x बार पर गौर करें, अगर जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या होता है, ये बेसिकली सिग्मा x होता है, ठीक है ना। अगर मैं पहले ग्रुप का ले रहा हूँ तो ये पहले ग्रुप का सम आ गया, तो पहले ये सारे सम है, यानी ये अलग अलग सम है ना, पहले ग्रुप का सम है, ये दूसरे ग्रुप का सम है, तीसरे ग्रुप का सम है, इन सम को ओवरऑल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया गया है, सो यूं आपके पास ओवरऑल सम मिल जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें ये दिखा दिया गया है कि अगर आपके पास कोई ट्रांसफॉर्म कर लें आप किसी वेरिएबल को, और जब आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, फर्ज कर लें आपने एक एक्स वेरिएबल लिया, एक्स वेरिएबल को आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्म है, तो y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसका जब आप मीन बताना चाहें y बार, एक तो तरीका है कि आप y बार का फॉर्मूला लगा दें, यानी y बार का एक तरीका ये है कि अगर आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं तो आप इसका ओवरऑल सम करें, सिग्मा y डिवाइडेड बाई n। एक तो ये मेथड है, इसका आंसर भी आपके पास यही आएगा जो हम x के मीन को यूज करके ला रहे हैं, ये आता है। तो अच्छा, इसको अगर हम इनडायरेक्टली फाइंड करना चाहें, अगर हाँ y बार, तो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, y बार इज इक्वल टू a x बार प्लस b, यानी y बार, ये देखें ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन, जो रिलेशन इनके वेरिएबल के साथ है वही रिलेशन इनके मीन्स के साथ होता है। तो अब यहाँ x बार अगर आपके पास मौजूद है, x बार वो मीन यहाँ फाइंड किया गया है, तो उसका मीन 6.9 है, तो 6.9 अप्लाई कर दें, a की वैल्यू यहाँ 3 है और b की वैल्यू 5 है, ये b की वैल्यू, तो जब आप आंसर निकालते हो तो वो 25.7, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है बेसिकली, तो और ये इसको दिखा दिया गया है मैथमेटिकल वाइज, आप समेशन अप्लाई कर दें, कांस्टेंट को बाहर ले आएं, ये कांस्टेंट है तो एन बी बन जाता है, एन से डिवाइड करें तो ये वाई बार बन गया, और इतना सिग्मा एक्स बाई एन, ये एक्स बार की इक्वल होता है, ये एक्स बार, ये एन एन से कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और ये बी प्लस बी, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है ना। इसको मैथमेटिकली हमने प्रूव भी कर लिया, इसको न्यूमेरिकली भी देखा कि ये इसके इक्वल होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी थी कि इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a एंड b आर एनी टू नंबर्स a नॉट इक्वल्स टू 0, अगर a 0 हो जाता है फिर तो देखें ये सारा x से गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देन y बार इक्वल्स टू a x बार प्लस b, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा, इसको रिपीट करें, खुद से भी सॉल्व करें, जो कैलकुलेशन इसमें मिसिंग है, गलत है, उसको भी करेक्ट करें। एक जगह मैंने दिखाया था कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई शायद हुई है कि नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मल्टीप्लाई नहीं हुई, वो करके उसका सम निकालें और चेक करें कि वाकई वो मिनिमम है बाकियों से। तो यहाँ तक आपने 5 प्रॉपर्टीज इसको समझना है और फिर मुझे बताना है आपने, देन हम इंशाल्लाह अगले वीक के 3 लेक्चर्स इसी तरह अपलोड हो जाएंगे और हमारी इंशाल्लाह क्लासेस भी माइक्रोसॉफ्ट टीम पर भी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हमें नसर।